बच्चों, हम लोगों ने थर्मोमेट्री एंड हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, थर्मोमेट्री एंड हीट ट्रांसफर वाला, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो वो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। थर्मोमेट्री एंड हीट ट्रांसफर इंफॉर्मेटिव चैप्टर है थोड़ा सा, तो लिटिल इसके अंदर जो है ना याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि हम पहले थर्मोमेट्री पढ़ेंगे, तो मैंने पिछला जो लेक्चर भेजा था उसमें काफ़ी सारी बातें की थी, है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला चार्ट भी भेजा था और मैंने कहा था फॉर्मूला चार्ट के आप पेज नंबर 3 पर आ जाइए, और हमने शायद फॉर्मूला चार्ट का जो पेज नंबर 3 था ना, उसी पर हमने डिस्कशन किया था पिछली बार। आज भी हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप खोल लीजिए अपना जो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला चार्ट है, इसका पेज नंबर 3 आप खोल लीजिए। पेज नंबर 3 में देखो, स्टार्ट में हमने टेम्परेचर के बारे में बात की थी, क्या होता है, थर्मामीटर्स के बारे में बात की थी, है ना। लिक्विड मर्करी थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मोकपल एंड पायरोमीटर, इन सब के बारे में बातें की थी। टेम्परेचर स्केल्स के बारे में मैंने बताया था। टेम्परेचर स्केल्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं अभी भी, कि आप लोग ये जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। C/5 F-32/9 एंड इट इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन 4, ये आप याद रखें, है ना। K इक्वल टू C+273.15 और R रैंकिन इक्वल टू F+460, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये आपको हमने बता दिया था। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको जो बताया था वो बड़ा ही क्लियर बताया था कि अल्फा आपका लीनियर एक्सपेंशन है, बीटा आपका सुपरफिशियल एरिया एक्सपेंशन है, गामा आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इनमें रिलेशन मैंने बता दिया था, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है और गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। राइट, ये सब बातें हम कर चुके थे। बाईमेटलिक स्ट्रिप की बात भी कर चुके थे। और ये जो मीटर स्केल की रीडिंग है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूं। देखो, मीटर स्केल, अगर स्टील की स्केल बनी हुई है मान लो, और सपोज ये जो स्केल बनी हुई है ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनी हुई है। मान लो यहाँ पर ये 0 है, ये मान लो 1 है, ये 2 है ना, सॉरी, ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है यहाँ पे, और ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, और यहाँ पर 5 है। तो साहब ये स्केल जो है 5 मीटर की स्केल है, मान लीजिए ऐसा है। ओके, अगर ये स्केल करेक्ट स्केल जो बनी हुई है, ट्रू है ना, तो एकदम ट्रू स्केल बनी हुई है ये, और ये बनी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस पर। मान लीजिए विंटर्स में आप बात कर रहे हैं, तो विंटर्स में ये स्केल क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर दिया दिखाने के लिए, विंटर्स की बात कर रहे हैं। तो विंटर्स में बेटा ये थोड़ा सिकुड़ जाती है, तो 1 इधर हो जाता है, 2 थोड़ा सा इधर हो जाता है, 3 थोड़ा सा इधर हो जाता है, 4 थोड़ा सा इधर, 5 यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो ये विंटर्स में हो जाता है। अगर मान लो विंटर्स में किसी ने 3 नापा किसी चीज़ को, तो एक्चुअल में वो 3 नहीं होता है। जैसे मान लो ये 3 है, तो वो 3 से कम होता है ट्रू स्केल पर। विंटर्स में स्केल सिकुड़ जाती है, तो विंटर्स में जो रीडिंग आती है स्केल की, वो हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल रीडिंग से। तो इन विंटर्स टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो रियल एक्चुअल रीडिंग होती है, एक्चुअल रीडिंग और एक्चुअल मेजर, आप इसको ऐसे लिखिए, एक्चुअल मेजर इज ऑलवेज लेस देन द मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि वास्तव में वो छोटी ही होती है बॉडी। लेकिन गर्मियों में यही बॉडी जो होती है, ये देखिए क्या हाल होता है, गर्मी में स्केल बढ़ जाती है बेटा, तो जो 5 है वो यहाँ आ जाता है और एक्चुअल वाला छोटा रह जाता है। तो इन समर्स, गर्मियाँ जो होती हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक्चुअल मेजर जो होता है, एक्चुअल मेजर
वो ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू होता है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू तो देखो ये 4 पॉइंट कुछ रह जाएगी जबकि वो 5 है। यहां पर क्या है कि ये 4 पॉइंट कुछ आएगी जबकि एक्चुअल में मतलब जो है ना 4 पॉइंट कुछ वास्तव में है, सॉरी ट्रू वैल्यू ये है और मेजर्ड वैल्यू वो है, तो 5 ज़्यादा मेजर कर लिया ना एक तरीके से। विंटर्स के अंदर अलग होगा, गर्मियों में अलग होगा। तो ये आपका जो है ना स्केल के कारण ऐसा होता है, राइट। मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में बात करनी थी आज हमने। तो देखिए अगला अपना टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ये एक्चुअल में लिक्विड्स के मामले में जब हम बात करते हैं तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि लिक्विड को हम कभी भी बिना बर्तन के गर्म नहीं कर सकते। आज तक कोई भी लिक्विड को बिना बर्तन के गर्म नहीं किया जा सका है। लिक्विड है तो बर्तन जरूर है भैया। बर्तन के बगैर आज तक कोई लिक्विड गर्म हुआ क्या? सोचो, दूध गर्म करते हो तो बर्तन में रख के गर्म करते हो, हैं? ऐसे थोड़ी कि भट्टी में डाल देते हो, हैं? नहीं। तो देखिए होता क्या है, ये बर्तन है, इस बर्तन में हमने लिक्विड रखा। अब मान लीजिए हमने लिक्विड रखा तो अभी ये ठंडा है। मान लो इसके अंदर h हाइट तक ये लिक्विड है, ओके। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया a है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया a है और हाइट h है तो बेटा वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा a इंटू एच। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है लिक्विड का, तो दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम, राइट। इसको आप लिक्विड बोल सकते हो, वी लिक्विड है ना, इट इज वी लिक्विड, राइट। अच्छा जी, अब आप देखो कि अगर मैं यहां से स्टोव जला करके इसको गर्म करूं तो बेटा ये अकेला लिक्विड गर्म नहीं होगा, लिक्विड के साथ साथ पूरा बर्तन गर्म होगा। हाँ, और बर्तन गर्म होगा तो बर्तन का भी एक्सपेंशन होगा, लिक्विड का भी एक्सपेंशन होगा। तो मैं दोनों बातें कर रहा हूं। मान लीजिए हमने इसको डेल्टा टी टेम्परेचर से गर्म किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा लिक्विड का, प्लस जो आपका जो बेस एरिया है, बर्तन का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वी एल डैश लिक्विड डैश इट इज इक्वल टू वी लिक्विड 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये है बेटा, ये न्यू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वी एल है, एल माने लिक्विड, राइट। अब देखिए ए डैश इक्वल टू है ए प्लस 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये बीटा डेल्टा टी पता है, बीटा उसका एक्सपेंशन है, एरिया एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर, एरिया एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। ये आपका ए डैश है, सॉरी ये ए है, करेक्ट। ए डैश माने इसका एरिया फैल गया है, राइट। अब देखिए आपका जो वॉल्यूम वी एल डैश आना चाहिए ना, वो क्या आएगा? वी एल डैश आएगा ए डैश एच डैश। एच डैश इसकी नई हाइट आएगी, एच डैश इसकी नई हाइट आएगी, और ये इस तरह से आपका जो है ना रिजल्ट निकल करके आएगा। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, एक बात जो है ना, अगर आप देखो अपना फॉर्मूला चार्ट के अंदर इन्होंने लिख रखा है, फॉर्मूला चार्ट में वाई कंसिडरिंग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये बहुत जरूरी है। तो जो गामा एक्चुअल आएगा ना बेटा, वो क्या आएगा? गामा जो रियल आने वाला है ना, वो आने वाला है गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल कंटेनर का, दोनों ऐड होकर के आएंगे, है ना। एक्चुअल में इसका क्या है कि गामा रियल इक्वल टू गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल, ये दोनों ऐड होकर के क्या हो रहे हैं? एक्चुअली इसके पीछे कारण है कि जैसे आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड के साथ साथ बर्तन भी गर्म होता है। अब हमारे को क्या होता है, बर्तन की जो एक्सपेंशन होती है ना, उसको हम इग्नोर कर जाते हैं जनरली, तो वो समस्या है। आपको बर्तन को इग्नोर नहीं करना है, जो हुआ है उसमें बर्तन का एक्सपेंशन ऐड करेंगे तब एक्चुअल एक्सपेंशन आएगा आपको, है ना। हाँ, तो आपको लिक्विड तो एपरेंट दिख रहा है, लेकिन आपको वेसल वाला एक्सपेंशन नहीं दिखता है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास में रियल आएगा। तो इसको हम गामा टोटल भी बोल सकते हैं, टोटल इक्वल टू गामा एपरेंट, यानी आपको जो दिख रहा है वो उसके अंदर आपको उसका वेसल का जो है ना एक्सपेंशन वो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा हो, ठीक है।
अब देखिए आपका जो फॉर्मूला चार्ट है ना, उसके एकदम राइट साइड में पेज नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया था, आप पेज नंबर 3 पर रहिए, पेज नंबर 3 ऑफ फॉर्मूला चार्ट, है ना। अब हम बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, वाटर में ही पाया जाता है ये बिहेवियर, और किसी मटेरियल में ये बिहेवियर नहीं है। वाटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके लिए 4 डिग्री सेल्सियस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो देखिए क्या है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर, है ना, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। आप पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनी होती है, आप बर्फ को पिघला दीजिए, पानी बन जाएगा। फिर पानी को जब आप 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पता है क्या होता है, उसका वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटता है और उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का जब वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ती है ना। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जब आप गर्म करते हैं पानी का तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी गिरती है। यानी कि एक बहुत ही स्पेसिफिक बात यह है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मैक्सिमम होता है बेटा, ठीक है। अब ये जब 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम हो गया है ना, तो हम जरा आगे बात करते हैं कि ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ, अच्छा ये जो बिहेवियर होता है ना केवल वाटर के अंदर ही होता है और किसी में नहीं होता है। तो देखो कैलोरीमेट्री क्या होती है। कैलोरीमेट्री मैंने आपको बता दिया कि एक मेथड है कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखिए आप, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। when we mix two different substances, कोई जरूरी नहीं है डिफरेंट हो, when we mix two substances of different temperature, when we mix two substances of different temperatures, then heat energy taken or absorbed by cool substance is equal to heat energy given by hot substance. Actually principle of calorimetry is what? Principle of calorimetry is law of conservation of energy. एक्चुअल में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेटा, एक ने दिया दूसरे ने लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं ना तो ध्यान दीजिए क्या होता है, जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी हीट लेती है दूसरी हीट देती है। जैसे पानी में आप बर्फ डालेंगे तो बर्फ क्या करती है, बर्फ हीट लेती है, पानी हीट देता है। पानी ने जितना दिया बर्फ ने उतना लिया, ना कम ना ज्यादा। ये बात हो गई आपको, ठीक है ना।
चलिए, कैलोरी की जो डेफिनेशन है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, ध्यान दो। कैलोरी एक्चुअल में क्या होता है, पानी अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा मतलब कि सब्सटेंस है। अब पानी के लिए जो है ना हीट, मैं आपको बताऊं 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो मोस्ट मतलब एवरेज होती है सारी स्पेसिफिक हीट्स की। 0 से लेकर के 14.5 तक आ जाइए, 15.5 से लेकर 100 तक चले जाइए। तो ये जो है ना, ये जो है वो एवरेज है सारा का सारा। तो इसमें क्या है कि कैलोरी की जो डेफिनेशन दी गई है कि 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, या इक्वल टू बोलो, इक्विवेलेंट मत बोलो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, needed to raise temperature of 1 gram water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ये एक खास बात है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बेटा 1 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए। 1 मिनट जरा, हाँ ठीक है, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए वहां पे, तब आपके यहां से लेके यहां तक जो हीट एनर्जी आपकी लगती है दैट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। चलिए जी, तो ये आपकी 1 कैलोरी की डेफिनेशन हो गई। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू 4.18 जूल, है ना। और x कैलोरी कितना आ जाएगा, x कैलोरी आ जाएगा 4.18 इंटू एक्स जूल, ये आएगा, राइट। इसके अलावा 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया, 1 जूल इक्वल टू हो गया 1/4.18 कैलोरी, और x जूल बराबर कितना आ गया, x इंटू 4.18 कैलोरी। ये एक्चुअल में जो J है ना, J इक्वल टू है 4.18 जूल पर कैलोरी। इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं बेटा, J को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। तो देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये आपको देखो फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 3 जो है ना, उस पर सब कुछ ये दिया हुआ है ना, ब्रीफ के अंदर दिया हुआ है वहाँ पे। और मैं केवल थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और कुछ खास बात नहीं है। अब मैं आपको हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, देखो बेटा, अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कहते थे Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। अब इसमें ये S क्या है, S को हम कहते थे स्पेसिफिक हीट, S को क्या कहते थे हम, स्पेसिफिक हीट। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो M इंटू S होता है इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, और थर्मल कैपेसिटी दोनों एक ही बात है। तो ध्यान दीजिए आप, अगर आप थोड़ा सा यूनिट्स वगैरह पर ध्यान देंगे ना, तो S जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, S इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, राइट। लेकिन जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है M इंटू S, इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं बेटा। इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर डिग्री सेल्सियस, इसमें पर किलोग्राम नहीं आता, यानी मास इसमें से गायब हो जाता है क्योंकि मास यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। अगर हम इनकी डायमेंशंस लेंगे तो देखो यहाँ पर डायमेंशन आएगा M1 L2 T-2 जूल का, और ये L1 है और ये केल्विन है, तो ये आ जाएगा आपका ये M1 है,
ये आ जाएगा m0L2T माइनस 2 केल्विन इनवर्स। ये आपकी यूनिट आएगी। यहां पर क्या आएगी डायमेंशन आपकी, यहां पर डायमेंशन आएगी m1L2T माइनस 2 अपॉन k। तो ये आ जाएगा m1L2T माइनस 2k माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना हीट कैपेसिटी की बात हुई। लेटेंट हीट जो है वो आपकी Q बराबर ml होती है, तो वो आपको पता ही है ना। लेटेंट हीट की क्या खास बात होती है, इसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता। लेटेंट हीट, नो टेम्परेचर राइज, ध्यान दो, नो टेम्परेचर चेंज। आप ऐसे बोलो, राइज भी क्यों बोलो, नो टेम्परेचर चेंज। एक्चुअल में लेटेंट का मतलब ही होता है नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। तो देखो बेटा, लेटेंट हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है ना। तो आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। जैसे वाटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, वाटर की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बर्फ जमानी है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या बर्फ पिघलानी है, तो ये होती है बर्फ के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम बर्फ जमाने के लिए 80 कैलोरी हीट निकालनी पड़ती है पानी में से, या 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। हाँ, कुछ भी करो आप, है ना। होता 0 डिग्री सेल्सियस पर, आपको पता ही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर पानी की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के अंदर 540 कैलोरी हीट जो है यूज में आती है। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ जो है ना वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर का पता ही नहीं लगता, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखिए कुछ चेंजेस की वो जो है ना बात कर रखी है कि मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में, है ना बेटा। मेल्टिंग की खास बात देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग जो है, अगर मैं आइस की बात करता हूं तो आइस टू वाटर मेल्टिंग होती है ना, आइस टू वाटर। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मतलब इसमें जो हीट होती है वो लेटेंट हीट होती है। कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। मेल्टिंग का मतलब लेटेंट हीट यूज में आ रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। स्पेसिफिक हीट का मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपको ऑब्जर्व होता है टेम्परेचर चेंज, राइट। नंबर 2, मेल्टिंग के बाद में हम बात करेंगे बॉइलिंग। बेटा बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और लेटेंट हीट काम में ली जाती है। तीसरी जो चीज है ना, इसके बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के बाद में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन जो है ना जनरली होता ही रहता है। इवापोरेशन देखिए मैं बताता हूं आपको। इवापोरेशन इट इज अ काइंड ऑफ वेपोराइजेशन विदाउट ट्राई। तो आप ये कह सकते हैं इवापोरेशन इज a type of vaporization at all temperatures, सभी टेम्परेचर्स पर होता रहता है। ये इवापोरेशन में क्या होता है, वेपर बिना गर्म करे ही बन जाता है। तो वी डोंट ट्राई टू वेपोराइज बट इट टेक्स प्लेस। इवापोरेशन उसी को कहते हैं। हम चाहते नहीं थे भाप बनाना, लेकिन बन गई। भाप बनाना ही नहीं चाहते और बन गई भाप, रोज बनती है, डेली। देखो आप अपने घर पे है ना, फर्श पर थोड़ा सा पानी पटक दो, 2-4 घंटे के अंदर वो पानी गायब हो जाएगा। ये क्या था, इवापोरेशन था। इवापोरेशन में क्या किया गया है, हमने हीटिंग नहीं करी, हमने कोई गर्मी नहीं दी है, कोई हीटिंग नहीं की है, लेकिन केवल बस रख दिया और पानी सूख गया। आप एक भगोने में जो है ना, एक मतलब बुकेट जो है या कोई भी गिलास में थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए और 2-4-5 दिन बाद देखिए वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा। दैट इज इवापोरेशन इज ए टाइप ऑफ वेपोराइजेशन एट ऑल टेम्परेचर विदाउट ट्राई। कोई ट्राई नहीं करनी पड़ती हमारे को। चौथे तरह का है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, एक्चुअल में सब्लिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारी लाइफ में बहुत पाया जाता है। सब्लिमेशन सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर बनती है। लिक्विड का फेज आता ही नहीं है, लिक्विड का फेज आता ही नहीं है। सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर, जैसे कैम्फर, कैम्फर
कैम्फर जो होता है ना, उसको गर्म करने पर डायरेक्ट वेपर बन जाती है, लिक्विड दिखता ही नहीं है। मतलब ऐसा दिखा नहीं, जैसे आपने मान लो बर्तन में एक कैम्फर का पीस लेकर के उसको अगर गर्म किया तो बस गर्म किया तो सीधा वेपर बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। पांचवें तरह का प्रोसेस है होरफ्रोस्ट। होरफ्रोस्ट, देखिए होरफ्रोस्ट क्या चीज है। होरफ्रोस्ट क्या होता है कि वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बनता है, यानी कि इट इज अपोजिट टू सब्लिमेशन, वेपर टू डायरेक्ट सॉलिड, है ना। देखो वेपर टू डायरेक्ट सॉलिड कैसे, जैसे पर्टिकुलर एक प्रेशर टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है, उस प्रेशर टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पर होरफ्रोस्ट होता है। पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है वहां पर होरफ्रोस्ट होता है बेटा। और ये होरफ्रोस्ट की एक खास बात होती है कि वेपर से डायरेक्ट लिक्विड बन जाता है। जैसे बादल से सीधा बर्फ बन जाता है तो स्नोफॉल होता है। हाँ जी बिल्कुल, हिल एरिया में जो स्नोफॉल होता है ना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ होरफ्रोस्ट, स्नोफॉल। तो स्नोफॉल में क्या होता है, वेपर्स होती हैं, बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। वो जो क्लाउड्स होते हैं वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड्स के अंदर, यानी आइस बन जाती है और स्नोफॉल होता है। सॉलिड बन जाता है तभी तो स्नोफॉल होगा ना, आइस बनेगी तभी, और वो डायरेक्ट हो जाता है, राइट। एक छठी तरह की एक चीज और है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, नहीं सॉरी रीगैलेशन। रीगैलेशन, देखो क्या क्या हुआ, आप एक बार सारा स्टार्ट से देखो। मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आता है, बॉइलिंग आपको समझ में आता है, इवापोरेशन वेपोराइजेशन विदाउट ड्राई समझ में आता है आपको, सब्लिमेशन सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर बन जाता है, कैम्फर वाला केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे खूब आराम से सब्लिमेशन आपको। होरफ्रोस्ट शायद हो सकता है केमिस्ट्री में ना पढ़ाया हो। होरफ्रोस्ट स्नोफॉल होता है, और सबसे बढ़िया जो है ना एग्जांपल स्नोफॉल ही है होरफ्रोस्ट का। वेपर से डायरेक्ट सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर का। सब्लिमेशन भी जो है ना स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पर ही होता है। रीगैलेशन, रीगैलेशन क्या है एक्चुअल में, जैसे अगर आप मान लो एक टेबल लेते हैं और टेबल पर एक आइस का पीस रख दीजिए, तो टेबल पर एक आइस का पीस रख दो बेटा, रख दिया ना आइस का पीस। अब ये आइस का पीस रखा तो इसके ऊपर एक आप वायर डाल दीजिए। जैसे आइस, एक टेबल लिया, टेबल पर आपने आइस रख दी, आइस का पीस रख दो, छोटा सा पीस रख दो, बर्फ जमा दो फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज में बर्फ जमा दो, उस बर्फ को रख दो, फिर उसके ऊपर जो है ना आप एक तार रख दीजिए, तार के दोनों तरफ जो है आप यहाँ से जैसे तार रखिए, तार से आप इधर की तरफ और इधर की तरफ जो है ना ये आप लगा दीजिए मासेज, तो ये मास लग गया। अब आपका क्या है कि ये चीज़ नीचे आएगी, तो ये 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, इस पर आपका फोर्स लगेगा। फोर्स लग गया तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका ये जो तार है ना वो एकदम नीचे आ गया है, पूरा एकदम पूरा पार करके आ जाएगा बर्फ को, लेकिन बर्फ नहीं पिघलेगी। ये क्या है, ये जोरदार बात है, ये जोरदार बात है। पता है क्या हुआ, आपने इस तार पर जो है यहाँ पे बाट लगा दिए गरम, एक किलोग्राम के 2 बाट लगा दो दोनों तरफ, और तार अपने आप निकल करके आ गया। यानी आपको करना क्या है, टेबल लेनी है, टेबल पर आइस का एक टुकड़ा लेना है, आइस के टुकड़े पर 2 तार आपको लटका दे, एक तार लटका देना टुकड़े पर, और फिर 1 किलो इधर 1 किलो इधर, दोनों तारों से बांध दो कुछ बारी बारी वजन। आप देखेंगे कि जो तार है वो बर्फ को पार करके निकल जाएगा। धागा लेंगे तो धागा भी निकल जाएगा बर्फ को पार करके। ये क्या था, इसे रीगैलेशन कहते हैं कि आपका जब यहाँ पे प्रेशर आया तो ये बर्फ जो है पिघल करके पानी बन गई, फिर बर्फ पिघल करके पानी बनती गई, और जब पानी बनने के बाद जब जैसे ही भार कम हुआ वापस जम गई। यानी रीगैलेशन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेशर सॉलिड बिकम्स लिक्विड, एज सून एज प्रेशर इज रिलीव्ड अगेन इट बिकम्स सॉलिड, दैट इज रीगैलेशन, राइट। चलिए जी, तो इस तरह के ये आपके प्रोसेस हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन की चर्चा की थी, तो मैं वो कॉम्बिनेशन बना देता हूं आपको। देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर का एक ग्राफ है, फेज डायग्राम बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे फेज होता है ना। तो देखो जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना तो सॉलिड बनने के चांस बनते हैं, राइट। आप बात को समझने की कोशिश करें। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो सॉलिड के चांस रहते हैं, यानी आइस पॉइंट कहलाते हैं। हम वाटर की बात कर लेते हैं क्योंकि वाटर से चीजें समझ में आराम से आती हैं, है ना।
वाटर से चीजें बड़े आराम से समझ में आती हैं। देखो, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम तो आइस बनेगा, प्रेशर भी ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा वाटर बन जाएगा, राइट। प्रेशर कम टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो वेपर्स बन जाएंगे। ये एक पॉइंट है जिसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसका नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट, TR, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर ये तीनों फेज होते हैं, यानी कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और वेपर्स भी होते हैं, राइट। ये एक पॉइंट, ये एक ऐसी लाइन होती है बेटा, हर ग्राफ के लिए प्रेशर टेम्परेचर का एक लाइन होता है और ये एक स्पेशल लाइन है, ये एक बहुत ही स्पेशल लाइन है। मैं देखो इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल लाइन। इस लाइन की क्या खास बात होती है कि इस लाइन के इधर की तरफ 100% आइस होती है और इस लाइन के इधर की तरफ 100% वाटर होता है, वाटर होता है। इसे सॉलिड लाइन कहते हैं या आइस लाइन कहते हैं। और इस आइस लाइन की क्या खास बात है? अगर इधर की तरफ आ गए तो 100% आइस है, इधर की तरफ आ गए तो 100% वाटर है। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर आइस एंड वाटर दोनों पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आइस वाटर बाउंड्री, आइस वाटर बाउंड्री। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर का ये वाला रेंज ले लिया तो आइस है, ये वाला रेंज ले लिया तो आइस है, यहाँ आइस आइस आइस। प्रेशर टेम्परेचर के मेनी थाउजेंड कॉम्बिनेशंस हैं, मेनी थाउजेंड कॉम्बिनेशंस। लेकिन आपने अगर इस लाइन के ऊपर चल दिया आप, तो आपको फिर आइस वाटर दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। आपको वेपर नहीं मिलेगी, अभी वेपर नहीं मिलेगी, इधर वेपर नहीं मिलेगी। यहां अगर आप आ गए तो आपको वाटर एंड केवल वाटर मिलेगा, यहां पर केवल वाटर मिलेगा। इस साइड में केवल आइस मिलेगी, इस साइड में केवल आइस मिलेगी, इधर वाटर मिलेगा केवल। यहां पर आपको वेपर मिलेगी। ये एक ऐसी लाइन है जिसे वाटर एंड वेपर के अंदर डिफरेंस बताया जा सकता है कि ये लाइन वो लाइन है जिसमें आपको वाटर एंड वेपर दोनों मिलेंगे इस लाइन के ऊपर। लेकिन अगर इससे ऊपर रहेंगे तो आपको वाटर मिलेगा, इससे नीचे रहेंगे तो केवल वेपर मिलेगा। यहां पर वाटर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 100% वेपर मिलेगा। वहां पर आपको 100% वाटर मिलेगा। लेकिन इस लाइन के ऊपर जो है, ये लाइन ऐसी जोरदार लाइन है, इस लाइन पर आपको वेपर एंड वाटर दोनों मिलेंगे। ओके, ये तीसरी लाइन है जिसे होरफ्रोस्ट लाइन कहते हैं। हाँ, ये लाइन बड़ी जोरदार लाइन है। इस लाइन की क्या खास बात है? अगर आप इस लाइन से ऊपर हैं तो आपको आइस मिलेगी, इधर हैं तो वेपर मिलेगी, राइट। अब क्या खास बात है कि अगर आप इस लाइन पर हैं तो आपको आइस और वेपर दोनों मिलेंगी। ये स्नोफॉल की कंडीशन है, ये स्नोफॉल की कंडीशन है। तो आपके बादल क्या होते हैं कि सबसे पहले इस पोजीशन पे होते हैं, इस पोजीशन पे होते हैं। जरा सा उनको प्रेशर हाई मिल जाता है तो बस वो आइस बन जाते हैं, फिर आइस बन के फिर बरस पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्नोफॉल, राइट। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिपल पॉइंट मैंने बता दिया है। मैं आपको अब हीटिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूं कि आइस को गर्म करें हम, है ना। मैं आइस के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करूंगा, है ना। तो देखिए, हम अगर आइस के बारे में बात करते हैं तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम एग्जांपल क्या लेते हैं? आइस ऑफ -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टू हीट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। अब देखिए कैसे स्टीम में कन्वर्ट होगी स्टीम। तो देखो बेटा, हम आइस को गर्म करेंगे और उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इनिशियल टेम्परेचर जो आइस का होगा ना, वो है हमारा क्या, यहां से हम ले लेते हैं हीट और इधर ले लेते हैं टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर हमारा -60 डिग्री सेल्सियस है बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस। जब आप बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, हीट ली जाती है, राइट। और लास्ट में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। -60 से बढ़ करके टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहां पर जो हीट ली गई है वो ली गई है ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा। एस ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होती है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बेटा ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है। 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के बाद में फिर अगर हम और गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो हीट तो लगती है, हीट लगती है ना। लेकिन अब क्या होता है, ये पानी बन करके गर्म होता है, यहां से
नहीं सॉरी बर्फ पानी बनने लग जाती है। तो यहां पर क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, ये आपकी आइस थी 100%। अब यहां पे आइस प्लस वाटर दोनों है बेटा, आइस भी है और वाटर भी है, दोनों है। हाँ जी, और आइस धीरे धीरे करके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। धीरे धीरे क्या होता है, एक बार पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हीटिंग होगी और फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में फिर वापस से ये पानी जो है भाप बनना शुरू कर देगा। पानी क्या बनेगा, भाप बनना शुरू कर देगा। तो यहां पे क्या होगा, इस लाइन पर 100% वाटर होगा, जरा सी भी भाप नहीं होगी, 100% वाटर। फिर क्या होगा, यहां पर वाटर प्लस स्टीम दोनों होंगे और फिर धीरे धीरे करके स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। 100% स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में फिर और अगर हम गर्म करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज सुपर हीटेड स्टीम। उस स्टीम का नाम क्या होगा, सुपर हीटेड स्टीम, है ना। देखो बेटा एक बात सुनो, यहां जब हमने इसको गर्म किया था तो ms डेल्टा थीटा आपकी हीट थी, यहां पे आपका m इंटू एल आएगा, यहां क्या आएगा आपका ms डेल्टा थीटा। ये S ऑफ द वाटर है, S ऑफ द वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, राइट। और यहां पर ये ml आएगा, फिर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, है ना। वहां पर सुपर हीटेड स्टीम होगी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, करेक्ट। मेरे को लगता है ये सब चीजें हमने आपको जो है ना अच्छी तरह से समझा दिया, और कुछ ऐसा है भी नहीं इसके अंदर, रटने वाली बातें हैं, कुछ याद रखने वाली बातें हैं। तो आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला चार्ट का जो पेज नंबर 3 और 4 है ना, वो आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे 2 बार, है ना। तो प्लीज रीड 2 टाइम्स फॉर्मूला चार्ट पेज नंबर 3 और 4, राइट। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अगली, तो अगला जो लेक्चर हमारा आएगा ना वो हीट ट्रांसफर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो हीट ट्रांसफर के ऊपर आएगा। हीट ट्रांसफर देखिए आप इसी का जो फॉर्मूला चार्ट है उसका पेज नंबर 1 देखिए। हीट ट्रांसफर में हम 3 तरह की बातें करेंगे, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो है आपके कोर्स में है ना, तो कंडक्शन को हम फुल डिटेल में करेंगे, आपके कोर्स में है। कॉन्वेक्शन इज नॉट इन योर सिलेबस, कॉन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। रेडिएशन आपके सिलेबस में है, हम रेडिएशन को भी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्शन को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन कंडक्शन एंड रेडिएशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी की नमस्ते, ठीक है।